तो जितने बच्चे क्लास 12 में उठते हैं फिजिक्स 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं बच्चों, जो कि उत्तर के साथ है। और ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों बोर्ड परीक्षा में 100% यही आएगा जी बच्चों। ये ऐसे वायरल ट्रेंडिंग क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूँ बच्चों, जो कि हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 2026 की बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वायरल से प्रश्न चोरी हो गया है। ठीक, ये उत्तर के साथ प्रश्न है, तो इस प्रश्नों को देख कर जाइएगा। आइए मैं उन सभी प्रश्नों को दिखाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, सॉल्यूशन के साथ में उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बच्चों कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर देखिए फिर बच्चों क्या पूछा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, तो एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम अपान टू पूरे के बटे साइन ए अपान टू। हम यहाँ पर मैं बता दूं पे बच्चों, कैपिटल ए का मतलब होता है प्रिज्म का कोण, कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है। स्मॉल एन का मतलब होता है अपवर्तनांक, और डेल एम का मतलब होता है फिर बच्चों अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। ये चीजें हो गया। दूसरा यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए बच्चों, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। दूरदर्शी, तो यहाँ पर देखिए दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं की प्रतिबिंब अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, दूरदर्शी द्वारा स्थित मतलब कोई दूर की वस्तु रखा, उसको समीप देखने के लिए, उसको समीप देखने के लिए, अलग अलग रूप से देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो क्षमता, उसी क्षमता को क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। जिससे हम देखते हैं उसी को क्या कहते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से कहते हैं। विभेदन क्षमता जो होती है बच्चों 1 विभेदन क्षमता बराबर डी अपान 1.22 लेमडा होता है। डी बराबर होता है अभिदृश्यक लेंस की द्वारक, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया बच्चों। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता लिखिए। परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता, तो पहला प्रश्न दिया है कि परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। परावर्ती दूरदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरा दिया परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विक्षेपण का दोष नहीं होता, वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न दिया, लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों, ये आपका प्रथम फोकस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, जो बिंदु में गया है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये मुख्य अक्ष समांतर गई, ये भी आपका मुख्य अक्ष के समांतर गया, ये भी आपका गया। के बाद अपवर्तन के पश्चात, तो यहाँ से ये मुड़ गया, यहाँ से ये मुड़ गया, यहाँ से ये मुड़ गया, यहाँ से ये मुड़ गया। के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती, तो किस बिंदु पे काटी, ये काटी F2 बिंदु पे, उस बिंदु पर काटती, तो इस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से बढ़िया दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसको हमें बताना है। तो जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोला बच्चों, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति समान हो, योम आयाम वाली दो तरंगों एक ही दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से, ऐसे पर बच्चों, तो उनके अध्यारोपण से क्या, तो उनके अध्यारोपण से पर बच्चों अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंगों तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। आगे यहाँ पर है 6वें नंबर का प्रश्न है बच्चों कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला है दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दूसरा प्रश्न दिया दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। तीसरा प्रश्न दिया दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चौथा प्रश्न दिया है दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर बच्चों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? तो देहली आवृत्ति किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे V0 से दर्शाते हैं। जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, इसे हम V0 से दर्शाते हैं। कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्य। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है, किसी कोई धातु है, इसकी सतह पर जब प्रकाश प्रकाश पड़ा तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा लगा दीजिए, आवश्यक उतनी ऊर्जा लगा दी जाए कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लौट जाए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लौट जाए, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। इसे W0 से दर्शाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन आया, प्रकाश आया, ऐसे निकल गया, तो यहाँ पर इतनी ऊर्जा चाहिए कि जिससे ये इधर ना आ पाए, उसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। W0 बराबर होता है H म्यू0 होता है, B0 नहीं म्यू0 है। H बराबर होता है प्लांक नियतांक होता है, B0 देहली आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य 2 कमियां थी। ये अपना 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। पहली कमियां थी, रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यह एक कमी थी। अब देखिए मैं समझाता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी। तो ये आपका क्या है? नाभिक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे ऐसे क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते। जब निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होता रहेगा तो मजे मजे ऐसे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर बीच में चला, तो ये नष्ट हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो यही कमी यानी की थी कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षाओं में गति तो करते हैं लेकिन उत्सर्जित नहीं होते। दूसरा है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता आता है। यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ है। जो भी मैंने बताया है कि भैया घूमता तो है लेकिन एक निश्चित कक्षा में घूमता है, कि घूमेगा तो इसी में घूमेगा, घूमेगा तो इसी में घूमेगा, घूमेगा तो इसी में घूमेगा। तो इस प्रकार है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 9वां नंबर का प्रश्न है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इसके गुण लिखना बच्चों। नाभिकीय बल, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियानो P+N को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय बल कहते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है गुण। क्या है गुण? पहला प्रश्न, ये बल आकर्षण बल होते हैं, ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, ये बल लघु परिसर के होते हैं। ये बल क्या होते हैं? लघु परिसर के होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, नाभिकीय संलयन क्या है? उदाहरण से समझाइए। नाभिकीय संलयन क्या है? उदाहरण से समझाइए। तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जब कोई 2 हल्का नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु भार 2, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2, तो ये क्या बन गया? परमाणु क्रमांक 2 बन गया। ये आपका परमाणु 4 प्लस ऊर्जा। उसके बाद भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे बच्चों, 2 क्वेश्चन, ओनली फॉर 2 क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, U परमाणु क्रमांक 92, परमाणु भार 292, न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक 0, परमाणु भार 1, इस प्रकार यहाँ पर बना। ये आपका नाभिकीय विखंडन है। अगला है द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानो प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग के से कुछ कम होता है। इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मतलब कुछ क्षति पहुंचा है। जैसे डेल्टा एम बराबर ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस M। डेल्टा एम आपका द्रव्यमान क्षति है, Z आपका प्रोटॉनों की संख्या है, A माइनस Z न्यूट्रॉनों की संख्या है, MP जो है प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, ये आपका न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है। इस सूत्र पे बच्चों आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।